हे डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है। पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं, राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दूं, यह एक ओरिजिनल पेपर है जो कि काफ़ी टाइम में ढूंढा गया है, काफ़ी दिमाग लगाया गया, तब जाकर एक स्टूडेंट पर यह पेपर पाया गया। आपको बता दें, कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहे हैं और वहीं कुछ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सेमेस्टर वाइज पेपर चल रहे हैं। इसीलिए इस पेपर को ढूंढने में काफ़ी मदद मिली है हमारे एक स्टूडेंट से, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। यहाँ आपको बता दूँ, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है। आप ये ना समझें कि सर फर्स्ट टाइम हमारे पेपर हो रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसे हो गया। तो इसके और जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी तरफ से तो हो ही रहे हैं ना आपके पेपर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये ना समझें कि सर हमारा फर्स्ट टाइम है तो ओरिजिनल पेपर नहीं है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है तो और किसी की यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। पॉलिटिकल साइंस सबके लिए सेम होती है और ख़ासकर आपके लिए बता दूँ, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। जैसे सेकेंड सेमेस्टर है तो सभी का सिलेबस सेम ही पाएगा। अगर मैं वैसे बनाता, यानी कि अपनी तरफ से बना पाता, तो यहाँ आपके लिए देखिए JS52N कहाँ से लाता मैं ये नंबर, रोल नंबर कैसे डालता, और देखिए यहाँ पे ये डेट और टाइम वगैरह भी दिया हुआ है। तो यह एक ओरिजिनल पेपर है और सेम टू सेम ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए आप इसे एक ओरिजिनल पेपर ही मानेंगे, ओरिजिनल पेपर ही है। तो चलो देखते हैं हम कि बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसके किस किस तरह के पहले क्वेश्चन आते थे और किस तरह से सॉल्व किया जाता था। अब की बार कुछ यूनिवर्सिटी में रिटन भी एग्जाम हो रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में आपके MCQ बेस्ड पर भी एग्जाम हो रहे हैं। तो यहाँ मैं दोनों तरह से बताऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे और आपके रिटन वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए यहाँ जान लेते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में ये पेपर हुआ था वहाँ का नोट था, खंड आ, बा तथा सा सभी नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यानी कि ABC जो तीनों आपके खंड होते हैं उनमें पेपर के क्वेश्चंस के जवाब देना अनिवार्य था। वहीं प्रत्येक खंड में दिए गए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, आप तो बिल्कुल सही सलामत होंगे। तो यहाँ हम खंड आ से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। खंड आ में दिया गया है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा जो संविधान था वो लागू कर दिया गया था। लेकिन आपसे कोई यह पूछ ले कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपको बता दूं, यह आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी जो सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था आपके राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। बट यहाँ अगर पूछता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम यहाँ बिल्कुल जवाब देते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बट यहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ इनमें से अकॉर्डिंग टू मी कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये सभी रॉन्ग हैं। लेकिन यहाँ प्रारूप समिति देता तो जरूर हम डॉक्टर भीमराव को ही कर देते, तो इसलिए यहाँ कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है और इन्होंने कुछ थोड़ा क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वह संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार। तो आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों की रक्षा जो करता है वह करता है सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं हम नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए। तो भारतीय संविधान में अब तक जो संशोधन हुए हैं वो आपके 106 हो चुके हैं। जी हाँ, आपके 106 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है 86, 87, 94, 93। तो इसमें मैक्सिमम जो दिया हुआ है हम उसी पर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन 94 पर कर देंगे। लेकिन अब की बार अगर आपका
इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 106 यानी कि 106 संविधान संशोधन कर देना है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। कौन करता है तो आपको भली भांति पता होगा, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इंदौर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या मद्रास में है। तो आपके लिए बता दें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मुंबई इसका राइट आंसर नहीं है। जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक्स के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में होते हैं, बट भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वह आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का विधानमंडल है 1 सदन वाला, 2 सदन वाला, 3 सदन वाला या 4 सदन वाला। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल आपका 1 सदन वाला है, लेकिन अपने यहाँ यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वह आपका 2 सदन वाला है। राजस्थान की बात करें तो वह 1 सदन वाला है। और आपके सामने इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितने राज्यों में 2 सदन वाला विधानमंडल होता है। तो आपको बता दें यह 6 प्रदेश में होता है। 6 प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है। तो 6 प्रदेश में आपके 2 विधानमंडल होते हैं। और एमपी की बात करें तो एमपी में केवल 1 सदन वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। तो भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं तो आपको बता दें, इसका आंसर तो आप भी दे पाएंगे। भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे किस किस पर हमारे यहाँ राजनीति हो जाती है। धर्म पर राजनीति हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जाति के नाम पर भी यहाँ राजनीति होती है हमारे भारत में। और भाषा के नाम पर तो बहुत ही ज़्यादा राजनीति फैल जाती है। तो यहाँ हम तीनों को ले लेते हैं और यहाँ इसका राइट आंसर दे देते हैं उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की उम्र निर्धारित की गई है, यानी कि हाँ आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए तब जाके आप वोट दे सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। जी हाँ, आप जैसे ही 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप यहाँ लोकसभा की जितने भी प्रचार प्रसार होने के बाद चुनाव होता है तो उसमें आप वोट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है। प्रधानमंत्री हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है या संसद हटा सकती है या उच्च न्यायालय हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम्स आते हैं कि आपके कौन सा कहाँ से क्या क्या लिया गया है, यानी कि संविधान जो बनाया हुआ था हमारा, संविधान के पिता कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि यह हमारा उधार का थैला है। उधार का थैला से बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ है। तो इसी तौर पर कहीं से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहीं से मौलिक अधिकार लिए गए, इसी तरह से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो वहीं यह ब्रिटेन से लिया गया है, रूस से, अमेरिका से या आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये काफ़ी बार जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। संविधान से संबंधित तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स में, खुद के पेपर में काफ़ी टाइम्स इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। वहीं हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आपकी संसद करती है, लोकसभा करता है, संसद एवं राज्य के विधानमंडल करते हैं, राज्य के विधानमंडल करते हैं। तो आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह संसद एवं राज्य
के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें अगर प्लस जोड़ देते निर्वाचित सदस्य तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो इसी तरह से हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं कि आपको सामने अगर आए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद एवं राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व करने वाले हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा का नेतृत्व करता है। यानी कि आपने देखा हो तो लोकसभा में जब भीड़ लगती है तो एक ऊंची सी कुर्सी पे जो बैठे होते हैं वो ही आपके लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो लगाने वाले हैं स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम पर लगाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे इंडिया में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ही ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आपका प्रथम व्यक्ति होता है। भारत में अगर गिनने की बात करें तो सबसे प्रथम नागरिक जो होता है वह आपका राष्ट्रपति ही होता है। इसीलिए राष्ट्रपति की पास बहुत सारी पावर होती हैं, बट हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री की ज़्यादा पावर हो जाती है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं, खंड आ हम कंप्लीट कर चुके हैं। खंड बा से संबंधित लघु उत्तरीय क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे हम सेक्शन बी के नाम से जानेंगे और शॉर्ट आंसर हैं। इसके केवल एक एक लाइन के आपको आंसर देने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नरम दल की नीतियां समझाइए। तो नरम दल की जो नीतियां थीं उनके बारे में बता देना था। अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं करना चाहते थे तो अथवा में दिया हुआ है, या तो ये कर लेते या ये कर लेते। तो 1942 की अगस्त क्रांति का मूल्यांकन कीजिए। 1942 की अगस्त क्रांति का मूल्यांकन अगर करेंगे तो आपको केवल एक या दो लाइन ही इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? और यहाँ अथवा में दिया हुआ है, मूल कर्तव्य को समझाइए। देखिए हम इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर इनके आंसर देने लगे तो एक किसी में एक लाइन, किसी में दो लाइन, किसी में 5 लाइन लिख जाएंगी। इससे हमारा काफ़ी टाइम भी जाया होगा। इसीलिए हमने कम टाइम की वजह से इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना हो जाए इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, लोकसभा की अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं? लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां होती हैं वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स कर देना था। वहीं आपको अथवा में दिया हुआ था, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। आप अगर इसका आंसर नहीं देना चाहते तो आप इसका आंसर कर सकते थे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, राज्य मंत्रिपरिषद को समझाइए। राज्य मंत्रिपरिषद को समझाइए। अथवा में भारतीय राजनीतिक दल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में कौन कौन से प्रमुख दल हैं? तो भारत में कौन कौन से प्रमुख दल हैं आप भली भांति जानते होंगे कि कौन कौन सी हमारी पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो। तो वहीं हम इसका अथवा में आंसर दे सकते थे, भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है? भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है और क्या भूमिका रही है और क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ बता सकते थे। वहीं हम खंड सा की बात करें, खंड सा के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन थे वो दीर्घोत्तरीय हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर से थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसे हम लॉन्ग आंसर के नाम से जानते हैं। सेक्शन सी में आइए पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। वहीं अगर आप इसका आंसर नहीं करना चाहते हैं तो वहीं अथवा में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थिति की विवेचना कीजिए। वहीं हम अगर इसको नहीं देना चाहते थे आंसर तो इसका नेक्स्ट देख लेते, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है,
राज्यसभा की तुलना में लोकसभा शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा शक्तिशाली सदन है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। वहीं हम इसका आंसर नहीं देना चाहते तो और देखकर भारतीय चुनाव पद्धति को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किस तरह से कर सकते हैं आप, तो ये आप लिख ही सकते हैं अपने मतों के अनुसार, यानी कि मतानुसार यहाँ लिखना था। वहीं अगर इसका जवाब नहीं देना चाहते तो यहाँ और दिया हुआ है विधानसभा व विधान परिषद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, इसका आप अंतर स्पष्ट कर सकते थे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत की दल व्यवस्था पर निबंध लिखिए। भारत की दल व्यवस्था पर निबंध आपको लिखना था। वहीं हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ दिया हुआ है और, यानी कि अथवा। अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो इसका भी दे सकते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बता दें हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। यदि आप कमेंट में बोलते हैं कि सर हमारे लिए उस सब्जेक्ट से संबंधित आप प्रीवियस ईयर पेपर लाइए, तो हम ज़रूर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं तो वहाँ से थोड़ा अनुमान लग जाता है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी है और क्वेश्चन भी किस तरह के आ रहे हैं। इसी के बेस पर आप अपनी पूरी तैयारी कर पाते हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाते हैं। चलो यहाँ हम अथवा के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। भारतीय राजनीति एवं धर्म पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ हम आलोचनात्मक टिप्पणी लिखने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं आपको बता देना है। हम तो लिख ही पाएंगे यहाँ, लेकिन लिखने में काफ़ी समय बीत जाएगा। तो आपको लास्ट में बता दूं कि यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।